नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रभारी मुख्य नगर और ग्राम नियोजक शशि मोहन श्रीवास्तव को हटाकर उनके खिलाफ जांच करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार की यह कार्रवाई दूसरे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक सबक बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ा संदेश देने का काम किया है। रविवार के दिन की गई कार्रवाई सीधे तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सबक है कि अगर आने वाले दिनों में अपने कार्यों और दायित्वों में निर्वहन करने में किसी तरह की कोई कोताही बरती जाती है तो फिर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये संदेश देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है ये सीधे तौर पर अधिकारियों के लिए एक मैसेज है, क्योंकि प्रदेश में अब भी जनता की जो शिकायतें मिल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी जनपदों के प्रवास कार्यक्रम पर जाते हैं तो इस तरीके की शिकायतें उन्हें मिलती है कि अधिकारी उनसे संवाद नहीं करते हैं और जनता और अधिकारियों के बीच जो संवादहीनता लगातार बढ़ रही है उसको कम करने के लिए निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्रवाई इस बात का भी प्रमाण है कि अगर लाल फीताशाही पर अगर अधिकारियों की जो अफसरशाही भी जो बेलगाम हो चुकी है उस पर इसी प्रकार से लगाम कसने का काम यहाँ पर किया जाएगा तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनता इस कार्रवाई की प्रशंसा कर रही है। अधिकारियों के लिए मैसेज है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, जनता के साथ संवाद करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उपचुनाव के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए शुभ संकेत यही है कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने उपचुनाव के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी और सीपीआई ने कांग्रेस को अपना समर्थन पत्र दिया है। चुनाव के लिए अब इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के समर्थन के बाद ये कहा जा सकता है कि दोनों ही सीटों पर जो सियासी मुकाबला था अब और रोचक यहाँ पर होने लगा है। बद्रीनाथ सीट पर और मंगलौर विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पक्ष में मतदान करेंगे, इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, कोशिश करेंगे कि सत्ताधारी दल को मात दी जा सके। ये कहा जा सकता है कि बद्रीनाथ सीट पर तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला है, लेकिन मंगलौर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जो बन रहा था उसमें आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विपक्षी दल कांग्रेस को भी बढ़त मिलती नजर आ रही है। और अब उपचुनाव की जो रणनीति है उसमें कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार होगा, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों से ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पिछले जो सबक थे उन सबकों को लेने का काम किया गया और आज चुनावों में एकजुटता दिखाने का काम विपक्ष के दलों ने यहाँ पर किया है। कैमरामैन इंडिया वाइज। अगली खबर काशीपुर से है, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल ने काम की धीमी गति होने पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही साथ रुके हुए काम को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एसटीपी प्लांट में जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण कराया जाए। जो मुझे हमारे माननीय चीमा साहब हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने बताया कि ये लेट लतीफी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं लास्ट टाइम जब आया था तब भी लगभग अब यही स्थिति देख रहा था। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी न कनेक्शन है न भी इसमें कोई काम की गति मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने इनको हिदायत दी है, एक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के उनसे भी कहा है, कब इन्होंने अप्लाई किया, कब इन्होंने पैसे जमा किए और कब तक वो यहाँ पर कनेक्शन दे रहे हैं, ताकि ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। और इन्होंने जैसे कहा कि जुलाई में इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो आज जून लगभग ख़त्म होने को 24 तारीख हो रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि यदि ये अपनी बात पे भी एडामेंट रहें या उस पर बात पे कायम रहें तो जुलाई में यदि इसका टेस्टिंग कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये काम फिर आगे बढ़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिस्पना नदी के किनारे प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है। काट बंगला के पास बसी बस्ती में प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। उत्तराखंड में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो चुका है और देहरादून के काट बंगला जो सहदारा रोड पर स्थित है, रिस्पना नदी के किनारे ये अतिक्रमण किया गया था। और एनजीटी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा गया था कि जो 2016 के बाद किसी भी अतिक्रमण उन्हें हटाया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया था जिसमें जितने भी 2016 के बाद के जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बुलडोजर से यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है।
भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। अत्यधिक लोग अपना घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हाईकोर्ट के आदेश है उसके बाद लगातार ये कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि 524 घर इसमें चिन्हित किए गए थे, जिसमें नगर निगम देहरादून था और साथ साथ MDDA के 414 मकान थे जो अतिक्रमण की जिद पे थे। और इसी के तहत आज जो 414 MDDA के जो अतिक्रमण हुए थे उसे हटाने के लिए आज पुलिस प्रशासन और MDDA की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल है, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उनके घर यहाँ पर टूट रहे हैं। तो ऐसे में 3 दिन की कार्रवाई बताई जा रही है MDDA द्वारा। नगर निगम देहरादून अपनी कार्रवाई कर चुका है। अब नगर पालिका मसूरी की भी कार्रवाई देखने को मिलेगी आने वाले समय में। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं काफी नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास 2016 से पहले के जो दस्तावेज उनके साथ है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा ये तोड़ा जा रहा है। अब देखना होगा इस कार्रवाई के बाद क्या दोबारा ये कार्रवाई देखने को मिलेगी और इसी तरह जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है वो उत्तराखंड में चलता हुआ के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस टीवी। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने वनभूलपुरा में अवैध तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पर छापेमारी की कार्रवाई की है। वनभूलपुरा क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर और क्लिनिक चल रहे थे, जिनका संज्ञान लेते हुए आज कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर और 3 क्लिनिक सील किए गए हैं। वहीं ताज चौराहे पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पॉलीथीन का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। बताते चलें कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में ड्रग इंस्पेक्टर और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 4 मेडिकल स्टोर को सील किया गया। जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि वनभूलपुरा क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर और क्लिनिक चल रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए आज मेडिकल स्टोर और 3 क्लिनिक सील किए गए हैं। वहीं ताज चौराहे पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पॉलीथीन का बड़ा जखीरा भी पकड़ा है। ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश थे, उसके क्रम में आज हमने औषधि नियंत्रक विभाग और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर हैं और क्लिनिक्स जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी जांच की है। कुछ अनियमितताएं हमें मिली हैं, उसमें PCPNDT एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ लोग मौके पे नहीं पाए गए तो उनके 3 क्लिनिक हमने सील किए हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में भी 2 मेडिकल स्टोर के विरुद्ध मानकों का उल्लंघन करने के लिए और प्रतिबंधित जो दवाइयाँ हैं निर्धारित मात्रा से अधिक रखने के क्रम में कार्रवाई की गई। राजधानी दून में हर सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा आम जनमानस की शिकायतें सुनी जाती हैं। उन पर फौरन कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आज जनता दरबार में जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 112 शिकायतें पहुंची थी। ज्यादातर शिकायतें आपसी झगड़ों, जमीन कब्जाने और बिजली पानी से संबंधित थी, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। तो जनता दरबार में डीएम ने सुनी जनता की शिकायतें, साथ ही साथ संबंधित समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। 3+ शिकायतें हमारे पास आई हैं और हर तरह की शिकायतें हैं। सीनियर सिटीजन्स की भी हैं, बिजली की, पानी की और लैंड से रिलेटेड भी काफ़ी शिकायतें हैं। तो उसी क्रम में जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं, हमारे जो कंसर्न अधिकारी होते हैं सीनियर लेवल के वो यहाँ होते हैं और उनको डायरेक्ट कर दिया जाता है और वो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। जो इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकती है वो तभी कर दी जाती है, अदरवाइज स्पॉट पे जाए। उत्तरकाशी में भीषण हादसा हुआ, जहां गंगोत्री मार्ग में एक बाइक खाई में गिर गई, जिसके बाद 2 बाइक सवारों की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंचकर SDRF की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर फौरन कार्रवाई की। रस्सी की मदद से खाई में उतरकर दोनों के शव को बरामद किया गया। दोनों ही व्यक्तियों की शिनाख्त कर ली गई है। टीम ने दोनों के शव पुलिस के सुपुर्द कर दिए। SDRF की टीम ने रेस्क्यू अभियान के तहत 2 शव किए बरामद। शवों को बाहर निकालकर दोनों ही डेड बॉडीज को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। और इसके बाद अगली खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित जलवायु आपातकाल संवाद सभा में बतौर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और राष्ट्रीय जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका सुबही खान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी मानसिकताओं को परास्त करने के लिए किसी एक संगठन की नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों को एकजुट होकर आगे आना होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गाय, गंगा, जंगल, जमीन और हिमालय का दहन
नुकसान हो रहा है वह सबके लिए घातक है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद और बाजारवाद को बहिष्कृत कर केवल और केवल भारत को विकसित भारत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। तो लक्सर में सर्व समाज के लोगों को एकजुट होने की जरूरत पर जोर दिया गया। जलवायु आपातकाल संवाद सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की लॉयर सुबही खान ने शिरकत कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी की बात कही। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। अगली खबर सामने आ रही उधम सिंह नगर से, जहां जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में आकाशीय बिजली गिरने से भाई और बहन की मौत हो गई। भीषण गर्मी से जनता को राहत मिली है, तो वहीं भाई बहन की इस मौत ने सीमांत वासियों को झकझोर कर रख दिया है। नियमानुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद परिजनों को मुआवजे की धनराशि दी जाएगी। साथ ही मंडी समिति से भी मुआवजे का प्रावधान है, जो पीड़ित परिवार को दिलवाया जाएगा। सजना गांव में सुबह 9 बजे के आसपास अचानक आकाशीय बिजली गिरने से जगदीश सिंह राणा जी हैं सजना के निवासी, उनके पुत्र सुमित राणा और पुत्री सुहावनी राणा की मृत्यु हो गई है, जो अभी करीब 21 से 22 साल के थे बच्चे। तो उनको मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही हम उनको मुआवजा दे देंगे। आकाशीय बिजली की घटना में एक व्यक्ति पर 4 लाख का मुआवजा मिलता है, उसी अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर क्रमिक धरना 20वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर यमुनावासी याचना के साथ पानी के लिए भजन कीर्तन करते हुए धामी सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। भजन कीर्तन में नगर की महिलाएं व पुरुष भी शामिल थे। आपको बता दें कि जन समर्थन के साथ पालिका के नगरवासी मांग को लेकर 6 जून से क्रमिक धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र के सभी वार्डों के नगरवासी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। सभी यमुना नदी से 72 करोड़ की पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग करते आ रहे हैं। जब तक स्वीकृति नहीं मिलती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पंपिंग योजना स्वीकृत करो, ताली बजाते रहो, बड़कोट को पानी दो। नमस्कार भाई साहब। पानी रोता है, बच्चा बच्चा रोता है, पानी पानी रोता है, बड़कोट। अगली खबर लक्सर से है, जहां मौसम ने एक बार फिर से पलटी मारी है। कई दिन की चिलचिलाती धूप के बाद आज क्षेत्र में बारिश की शुरुआत हुई। झमाझम बारिश होने से गर्मी का पारा कम हुआ है, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही किसानों को भी इस बारिश से लाभ पहुंचा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लक्सर में झमाझम बारिश के बाद जनता को राहत मिलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों ने इस सुहावने मौसम का लुत्फ लिया और साथ ही साथ किसानों को भी ये बारिश राहत की बारिश बताई जा रही है। देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ देर रात 2 बजे बैठक की। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने अधिकारियों को कई सख्त आदेश दिए। एसएसपी ने धोखाधड़ी में लिप्त अभियुक्तों की अवैध संपत्ति के चिन्हीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित शिकायतों की समीक्षा करने को भी कहा गया है। सीएम पोर्टल और सिटीजन पोर्टल से मिली शिकायतों को भी समय पर हल करने के निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारियों के अपने अपने थाना क्षेत्रों में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के निर्देश भी दिए गए। कोटद्वार में कुछ देर हुई पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बरसात आने से पहले प्रशासन पूरी तैयारी करने की बात और दावे कर रहा था, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं लकड़ी पड़ाव के कुष्ठाश्रम की तरफ से रहने वाले एक परिवार का आधा मकान गिर गया। गनीमत यह रही कि उस समय मकान में कोई मौजूद नहीं था। बीते 40
मकान नदी में समा गए हैं, जबकि मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने की बात कही है। वहीं बारिश में नदी किनारे रहने वाले लोगों में खौफ भी व्याप्त है। उसके बाद भी कोटद्वार प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा नजर आ रहा है। मामला ये थोड़ा कट के गिर रहा है नीचे, तो इसलिए बच्चे को लेकर कहाँ जाना है, ये थोड़ा सा रुका हुआ वो भी कट के नीचे गिर रहा। क्या करना बताओ। 10 मिनट 5 मिनट हो रहा बारिश चालू होता हुआ, 5 मिनट में ऐसी हो गया। और बरसात ज्यादा बारिश होगा तो और क्या होगा, पूरा घर साफ हो जाएगा। रुड़की की सीपीओ पुलिस के बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी है। सीपीओ पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। 2 पहिया वाहन चलाने वालों के साथ ही साथ पीछे बैठने वालों को भी बिना हेलमेट के देख चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सीपीओ इंचार्ज मुकेश कुमार ने बताया कि 18 साल से कम बच्चों के द्वारा वाहन चलाने को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत ऐसे बच्चों पर 25,000 रुपए के चालान काटे जाने के साथ उसके अभिभावकों को भी 3 महीने की सजा का प्रावधान रखा गया है। अभी पिछले वर्ष 2023 में 1100 के लगभग 2 व्हीलर के रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 270 की जान बिना हेलमेट पहने चली गई है। तो सरकार का निर्देश है, उच्च अधिकारी को सीधे निर्देश है कि सभी को जो 2 व्हीलर हैं हेलमेट पहनना अनिवार्य है और जान को बचाना है और नियमों का पालन करना है। इसमें 1000 रुपये जुर्माना है नहीं पहनने पर और 3 महीने के लिए DL सस्पेंड है। तो सभी जनता उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि अपना वाहन चलाएं, 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट जरूर पहने। आगे वाला तो पहनता ही है, पीछे वाले को भी अनिवार्य कर दिएगा, नहीं तो उसका चालान काटा जाएगा। हरिद्वार से है, जहां कावड़ मेले की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की कवायद शुरू हो गई है। बिना सत्यापन कर रह रहे बाहरी व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं किराएदार से सत्यापन न कराने पर कई मकान मालिकों के चालान भी काटे गए। तो सत्यापन के दौरान वैध दस्तावेज न दिखा पाने पर संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। आगामी कावड़ मेले की सुरक्षा के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हाथीद्वार ने बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों, कबाड़ियों, घरेलू नौकरों का डोर टू डोर जाकर सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही 60,000 का चालान भी किया गया। खबर देहरादून से है, जहां कावड़ यात्रा को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में आगामी कावड़ यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तो लगातार जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बैठक लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। खबर रामनगर से है, जहां जिम कॉर्बेट नेचर गाइड एसोसिएशन के तहत नेचर गाइडों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक दिगांत नायक को ज्ञापन दिया है। उन्होंने गार्जिया पर्यटन जोन को साल भर खोले जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक को सौंपा गया ज्ञापन। गार्जिया जोन को साल भर खोलने की गई है मांग। गाइड्स का यही आशा है कि ये हमारा गर्जिया पर्यटन जोन जो है वो 12 महीने खुले रहे, जो अभी के लिए जून 30 को बंद हो जाता है मानसून सत्र में, और जो अक्टूबर में खुलता है उसको पूरा 12 महीने चलाने के लिए इनका ज्ञापन मिला है। तो अभी यही है, उनको भी यही समझाया गया है कि हमने ऑलरेडी इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्टली भी चिट्ठी भी लिखे हैं और उसके साथ साथ उच्च स्तर से बात भी कर रहे हैं। इसका यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकले। और कर्णप्रयाग के आदि बद्री में शराब की दुकान खोलने के विरोध में क्षेत्र की महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता आदि बद्री के उप प्रधान मुन्नी देवी ने की। बैठक में लोगों का कहना है कि पवित्र नंदा देवी रज्जात की जन्मस्थली चांदपुर गढ़ी और पवित्र आदि बद्री धाम के बीच ताल में सरकार ने शराब की दुकान खोलकर क्षेत्र की धार्मिक पवित्रता को खत्म करने का काम किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि गांव स्तर पर नशा विरोधी समिति गठित कर आगामी 16 जुलाई को एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साल में शराब का ठेका खुला है, हम इससे विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि शराब का ठेका बंद होना चाहिए। हमारे बच्चे
आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। ताल में शराब का ठेका खुला है, हम इससे विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि शराब का ठेका बंद होना चाहिए। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। बड़े दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र में जो कि धार्मिक नगरी है, प्राचीन बद्री, आदि बद्री के नाम से विख्यात है, उस क्षेत्र में शराब की दुकान खुलना ये दुर्भाग्य की बात है। ये क्षेत्र को विकास नहीं, विनाश की दिशा में धकेलने के बराबर का काम है। सरकार को चाहिए कि यहाँ पे धार्मिक पर्यटन की ओर बढ़ावा दें, ताकि धार्मिक पर्यटन के जरिए सरकार इसमें अपनी इनकम कमा सके। और इस तरह का ये जो बुरा कार्य जो किया है सरकार ने ठेका खोल के, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हम क्षेत्रवासी के लिए। उत्तराखंड में मानसून सीजन के लिए देवदून बनी एसडीआरएफ तैयार हो चुकी है। एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने कहा कि एसडीआरएफ प्रदेश में ऐसी सभी संभावित जगहों पर अपनी टीम तैनात कर दी है जो आपदा के समय लोगों की मदद कर सकेगा। एसडीआरएफ कमांडेंट ने ये भी जानकारी दी कि शासन के निर्देश पर इस बार जल पुलिस के साथ मिलकर कंबाइंड रेस्क्यू अभियान भी चलाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ कमांडेंट ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग हो या फिर मैदानी जनपद, एसडीआरएफ हर विपदा की घड़ी से निपटने के लिए तैयार है। एसडीआरएफ की टीम स्कूल या गांव में भी स्थानीय लोगों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित करते रहते हैं। एसडीआरएफ के द्वारा पूरे वर्ष गांव में या स्कूल में लगातार प्रशिक्षण दिया जाता रहता है और उनसे हम समय समय पर मदद भी लेते रहते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो घटना स्थल के आसपास के लोग हैं, अगर वो तुरंत मदद करते हैं तो जिससे कि जान माल। अगली खबर मसूरी से है, जहां पुलिस दरोगा द्वारा एक टैक्सी ड्राइवर के साथ की जा रही धक्का मुक्की और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर एक टैक्सी नो पार्किंग पर खड़ी थी, जिस पर ट्रैफिक दरोगा मौके पर पहुंचे और नो पार्किंग गाड़ी खड़ी किए जाने पर कार्रवाई करने लगे। वहीं पार्किंग से टैक्सी को हटाने के लिए कहा गया तो मारपीट भी शुरू हो गई। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।